तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस के काल में कठैत गर्दी थी या कठैत गर्दी अपने चरम पर थी, तो उसका आंसर होगा फतेहपति शाहू। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PR के स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, हम गढ़वाल का परमार वंश पढ़ रहे थे। परमार वंश में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पृथ्वीपति शाह था। पृथ्वीपति शाह के बाद हम आज की क्लास में पढ़ेंगे फतेहपति शाह। दोस्तों, अगर फतेहपति शाह की बात करें तो फतेहपति शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है या परमार वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसके अलावा फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। शिवाजी के पीछे रीज़न ये है कि इनकी एक प्रतिमा मिलती है जिस पर एक घोड़े पर बैठे हुए थे, उस तरह से चित्र मिलता है जैसे कि शिवाजी का मिलता है। उसके अलावा फतेहपति शाह के कार्यकाल की एक खासियत थी कि इसके काल में 9 अलग अलग लोग थे, जैसे कि शिवाजी के काल में थे नवरत्न जिन्हें कहा जाता था। उनमें से रतन कवि और मतीराम प्रमुख थे। रतन कवि द्वारा फतेहपति शाह को बहुत सारी संज्ञाएं दी गई थी और उसके अलावा रतन कवि द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश में रतन कवि ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक बताया। उसके अलावा उदंडियों को दंड देने वाला भी बताया। तो इस तरह से फतेहपति शाह के काल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें कि फतेहपति शाह का जो मुग़लों के साथ संबंध था वो अच्छा था। मतलब कि पूरे हम परमार वंश की बात करें तो काफ़ी इतिहासकारों के अनुसार परमार वंश में मुग़लों के साथ सबसे अच्छे संबंध फतेहपति शाह के ही थे। लेकिन फतेहपति शाह ने भी मुग़लों की कभी भी आधिकारिकता स्वीकार नहीं की थी। बात करते हैं फतेहपति शाह के काल की। तो दोस्तों, जब फतेहपति शाह को शासक बनाया गया था तो इसको शासक इसके दादा द्वारा ही बना दिया गया था। मतलब कि पृथ्वीपति शाह ने अपने जीते जी अपने पौत्र फतेहपति शाह को गढ़वाल का अगला शासक बना दिया था। कहा जाता है 1664 से 1668 तक जो फतेहपति शाह के संरक्षक थे वो इसके दादा पृथ्वीपति शाह ही थे। पृथ्वीपति शाह। उसके बाद पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर इसकी संरक्षिका के तौर पर राजमाता कटौची शासन को देखती है। अब कटौची के टाइम पीरियड में ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरक सिंह कठैत या कई जगह इसे कटैच भी लिखा जाता है। तो इसके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों के द्वारा गढ़वाल में बहुत आतंक फैलाया गया, जनता को बहुत परेशान किया गया था। तो जो वो जनता को परेशान करते थे उसे कठैत गर्दी के नाम से जाना गया। कठैत गर्दी। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस के काल में कठैत गर्दी थी या कठैत गर्दी अपने चरम पर थी, तो उसका आंसर होगा फतेहपति शाह को। और इस फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में जो एक कठैत गर्दी थी, इस कठैत गर्दी से जनता को आज़ाद करवाते हैं जिन्हें गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। नाम था पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी उनकी हत्या करके यहाँ की जनता को उनसे आज़ाद करवाते हैं। उसके अलावा पुरिया नैथानी को गढ़वाल का नाना फड़नवीस भी कहा जाता है। तो ये वो दौर था जब वो अपनी माता की अधीनता में रह करके प्रशासन को देख रहे थे। मतलब सारी बागडोर उनकी माता कटौची के हाथ में थी। उसके बाद फतेहपति शाह को अगला शासक बना दिया जाता है। जब फतेहपति शाह शासक बनते हैं तो ये सबसे पहले जो सिरमौर के आसपास कालसीगढ़, बैराडगढ़, इन गढ़ों पर आक्रमण करके और उन्हें गढ़वाल में मिला देते हैं। तो इस तरह से सिरमौर के शासक के साथ इनकी दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पर आक्रमण करके उनके कुछ गढ़ों को वर्तमान गढ़वाल में मिला दिया था। उसके बाद अगर हम कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊँ में इनके समकालीन ज्ञानचंद द्वितीय था।
जगत चंद था। ज्ञानचंद द्वितीय की बात करें तो ज्ञानचंद द्वितीय ने इन्हीं के कार्यकाल में जो बदाणगढ़ चमोली वाला इलाका था वहाँ पर आक्रमण करके जो वहाँ पर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा थी वो अपने साथ ले गया था। उस टाइम पर यही गढ़वाल के शासक थे। उसके अलावा जगतचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल पर आक्रमण करके कहा जाता है कि उसने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था और जो फतेहपति शाह थे वो भाग करके मैदानी भागों में चले गए थे। तो हम देखते हैं कि ये जो फतेहपति शाह है वो श्रीनगर, इनकी जो गढ़वाल की राजधानी थी, मुख्य केंद्र था, उस पर भी अधिकार कर लेता है। उसके अलावा कहा जाता है कि फतेहपति शाह लगभग 3 दशक तक कुमाऊं के शासकों के साथ युद्ध लड़ता रहा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में फतेहपति शाह के कार्यकाल में कुमाऊं के शासकों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। और फतेहपति शाह के कार्यकाल की सबसे मुख्य घटना मानी जाती है कि भंगाणी का युद्ध, भंगाणी या फिर इसी को भंगाजी का युद्ध भी कहा जाता है। अब भंगाजी का युद्ध गुरु गोविंद और फतेहपति के बीच में हुआ था। गुरु गोविंद और फतेहपति, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब दोस्तों इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के रिगार्डिंग अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जानकारी दी है। पहले तो इस युद्ध का रीज़न ही क्लियर नहीं हो पाता है कि वो क्यों उस पर आक्रमण करता है। काफ़ी लोगों के अनुसार कि जो सिरमौर का शासक होता है वो गुरु गोविंद सिंह को अपने शासन या अपने साम्राज्य में आने का न्योता देता है और उसे गुरु गोविंद सिंह को एक जगह देता है जो कि पड़ती थी वर्तमान का गढ़वाल और सिरमौर रियासत के बॉर्डर पर। और उस जगह को हम जानते हैं वर्तमान के पौंटा साहिब के नाम से। पौंटा उस जगह का नाम था। तो सिरमौर का शासक उन्हें ये वाली जगह देता है और गुरु गोविंद सिंह वहाँ पर एक गुरुद्वारा स्थापित करते हैं या फिर कह सकते हैं कि अपने रहने के लिए एक निवास स्थान बनाते हैं। बाद में वहीं पर गुरुद्वारा बना दिया जाता है जिसे हम पौंटा साहिब के नाम से जानते हैं। अब जब वो वहाँ पर रहने लगे तो फतेहपति शाह को लगा, क्योंकि सिरमौर के शासक और फतेहपति के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, कि सिरमौर के शासक ने फतेहपति पर आक्रमण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह को वहाँ पर बुलाया है। तो इस युद्ध का जो वर्णन है वो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जो आत्मकथा थी जिसका नाम था विचित्र बेला, या फिर कई जगह इसका नाम आपको विचित्र नाटक भी देखने को मिलेगा। इसमें इस भंगाजी या फिर भंगाणी का युद्ध का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक के अनुसार भी इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, मतलब ये युद्ध अपने आप बंद हो गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं फतेहपति शाह का जो सिख गुरु है उनके साथ संबंध। कहा जाता है फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में ही सिख गुरु राम राय देहरादून आए थे। अब अगर हम राम राय की बात करें तो वैसे ये जो सिखों के 10 गुरु थे उनमें शामिल नहीं थे। राम राय के जो पिता थे उनका नाम था गुरु हर राय। हर राय और औरंगजेब के बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, कि जैसे हमने देखा भी है कि हमेशा मुगल शासक सिख गुरुओं से कहते थे कि वो मुस्लिम धर्म अपना ले, लेकिन सिख जो धर्मगुरु थे वो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते थे। तो जो हर राय होते हैं, औरंगजेब होता है, वो हर राय को अपने शासन में बुलवाता है उनसे कुछ विचार विमर्श करने के लिए। तो हर राय यहाँ पर स्वयं नहीं जाते हैं, वो गुरु राम राय को भेजते हैं। तो गुरु राम राय और औरंगजेब के बीच में कुछ बातें होती हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो जाता है। तो जब गुरु हर राय को इस बात का पता चलता है कि राम राय ने औरंगजेब से कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया है, तो इस बात से ये दुखी हो जाते हैं गुरु हर राय, और वो गुरु राम राय को अगला धर्मगुरु नहीं बनाते हैं। इसलिए ये वहाँ से उन्हें अपने राज्य से हर राय द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है और निर्वासित होकर के ये पहुँचते हैं देहरादून। जब ये देहरादून पहुँचते हैं तो फतेहपति शाह उस टाइम पर यहाँ के शासक थे। फतेहपति शाह के द्वारा गुरु राम राय को कुछ गांव दान में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से नाम है खुड़बुड़ा, दूसरे का नाम है चामासारी और तीसरे का नाम है राजपुर। तो जो फतेहपति शाह थे, फतेहपति शाह के द्वारा गुरु राम राय को ये 3 गांव दान में दिए गए थे और उसके अलावा कुछ भूमि भी दी गई थी जहां पर गुरु राम राय द्वारा देहरादून में एक गुरुद्वारा भी बनाया गया था, जहां पर हम देखते हैं कि वर्तमान में
झंडा मेला भी लगता है। तो इस तरह से 3 गांव दान में दिए गए थे कि इन गांवों द्वारा जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा इस गुरुद्वारे को चलाने के लिए, जितना भी मतलब पैसा लगेगा वो यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु रामराय द्वारा फतेहपति शाह के काल में देहरादून में गुरुद्वारा भी बनाया जाता है। फतेहपति शाह की अगर हम बात करें तो इसे हम परमार वंश का तीसरा सबसे योग्य शासक कह सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जिसके द्वारा गढ़वाल शब्द दिया गया था, मतलब कि अजयपाल। दूसरा हम पढ़ते हैं मानशाह और तीसरा हम पढ़ते हैं फतेहपति शाह। तो अगर गढ़वाल के सबसे योग्य शासकों की बात आएगी तो ये वो 3 शासक क्रमबद्ध हैं कि जिन्हें गढ़वाल का हम सबसे योग्य शासक कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने फतेहपति शाह को डिस्कस किया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।